हेलो क्लास, स्वागत है आपका आज ऑनलाइन क्लास में। आज मैं आपको हिंदी भाषा में पाठ 20 निबंध लेखन समझाने जा रही हूँ। बच्चों, पिछले कक्षा में भी आपने यूनिट फर्स्ट का टेस्ट दिया था, एग्जाम दिया था और टर्म फर्स्ट का एग्जाम दिया, उसमें आपने निबंध लेखन पढ़े थे। आज मैं उसके आगे का अर्थात जो आपका फाइनल टर्म में आने वाला है निबंध, उसके बारे में मैं बताऊंगी। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि निबंध लेखन में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? रूपरेखा। सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या लिखते हैं? रूपरेखा। रूपरेखा के अंतर्गत हेडिंग कौन कौन सी आती है? सबसे पहले आप लिखेंगे प्रस्तावना। और निबंध आपका एनुअल में जो आना है वो सब है पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन सा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। निबंध ये है, आपके दो निबंध आएंगे। दो निबंध में आपको चॉइस करना है कि आपको किस पे निबंध लिखना है। एक पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरा मेरा भारत महान। तो आज हम आपको बता रहे हैं किसमें? पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो उसमें रूपरेखा है उसमें आप कौन कौन से पॉइंट्स डालेंगे और इसे आप स्वयं ही लिखेंगे। क्योंकि बच्चों, निबंध लेखन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ मैं। उसमें आपको सबसे पहले रूपरेखा डाल करके प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना के बाद लिखेंगे आप दूसरी हेडिंग लिखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग होगी आपकी नेहरू जी की शिक्षा। नेहरू जी की शिक्षा। इसके बाद अगला पॉइंट है आपका देश के प्रति कार्य। देश के प्रति कार्य, अर्थात इन्होंने देश के प्रति कौन कौन से कार्य किए हैं। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग होगी देशवासियों के लिए शिक्षा। देश वासियों के लिए शिक्षा। और लास्ट हेडिंग होगी उपसंहार। ठीक है बच्चों, लास्ट हेडिंग कौन सी होगी आपकी? उपसंहार। अब इनको समझिए। सबसे पहले आपने लिखा प्रस्तावना, तो प्रस्तावना में क्या लिखोगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे भारत के एक सम्माननीय व्यक्ति हैं। इन्हें देश के सभी बच्चे चाचा नेहरू के नाम से भी जानते हैं तथा इन्हें बड़े सम्मान से चाचा जी कहते हैं। अब इसके बाद बच्चों आप लिखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म। इसमें लिखेंगे कि पंडित नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर सन 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। कब हुआ था बच्चों जन्म इनका? 14 नवंबर सन 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। इनके पिता पंडित मोतीलाल नेहरू एक प्रतिष्ठित वकील और संपन्न व्यक्ति थे। ये इनके जन्म में आएगा। इसके बाद बच्चों आप लिखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की शिक्षा। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही अंग्रेज शिक्षकों की देखरेख में हुई थी। इनका बचपन एक राजकुमार की तरह सुख वैभव के बीच व्यतीत हुआ। बाद में ये उच्च शिक्षा के लिए विलायत चले गए और वहां से बैरिस्टर बनकर सन 1912 में भारत वापस लौटे। इसके बाद है इनका देश के प्रति कार्य, कि इन्होंने देश के प्रति कौन कौन से कार्य किए।
जिस समय वे भारत आए उस समय हमारा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। वे गांधी जी के साथ एक कर्मठ सिपाही के रूप में आजादी की जंग में कूद पड़े। अंग्रेजों के द्वारा भारत की जनता पर किए जाने वाले अत्याचारों को वे मूक दर्शन की भांति नहीं देख सके। कुछ ही दिनों में उनकी गिनती भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अग्रणी नेताओं में होने लगी। सन 1929 में इनको कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। इसी वर्ष लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें प्रथम बार भारत की पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव रखा गया। आजादी की लड़ाई के दौरान नेहरू जी कई बार जेल गए। अंत में अथक प्रयासों और लाखों लोगों के बलिदानों के बाद 15 अगस्त सन 1947 को देश आजाद हो गया। इसके बाद बच्चों देशवासियों के लिए शिक्षा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात नेहरू जी को सबकी सहमति से देश का प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया। वे इस पद पर 17 वर्षों तक लगातार कार्यरत रहे। इस अवधि में उन्होंने देश के प्रति प्रगति के लिए कई योजनाएं चलाई। उन्होंने अनेक उद्योगों को नवीन रखी, जिससे देश औद्योगिकीकरण के रास्ते पर आगे बढ़ा। 5 वर्षीय योजना उन्हीं के द्वारा चलाई अर्थात शुरू की गई। उस समय संसार में 2 महाशक्तियों का बोलबाला था। ये शक्तियां थी अमेरिका और सोवियत संघ। संसार के अधिकतर देश 2 गुटों में बंट गए थे। नेहरू जी ने 2 गुट में अलग अलग रहकर सब देशों के साथ मधुर संबंध बनाए। इसे गुट निरपेक्ष की नीति कहा गया। आगे चलकर अधिकतर नव स्वाधीन राष्ट्र गुट निरपेक्ष आंदोलन के समर्थ हो गए। इसके बाद बच्चों अगली हेडिंग होगी उपसंहार। इसमें लिखेंगे नेहरू जी ने विश्व शांति के लिए बहुत काम किया। उन्होंने 5 सिद्धांतों तक की स्थापना की, जिन्हें पंचशील कहा गया। उनके द्वारा किए गए शांति प्रयासों के कारण ही उन्हें विश्व शांति का दूत कहा गया। मई 1964 को इस युग पुरुष और शांति के अग्रदूत का निधन हो गया। इस महान नेता के आकस्मिक निधन से हमारे देशवासियों को गहरा आघात पहुंचा। यद्यपि वे आज हमारे बीच नहीं हैं, किंतु उनकी स्मृति आज भी हमें प्रेरणा देती है। वे आधुनिक भारत के निर्माता कहे जाते हैं। उन्होंने देश को आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ किया उसे देशवासी सदा याद रखेंगे। तो इस प्रकार से बच्चों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पर ये निबंध पूर्ण होता है। आप इसी प्रकार से अपनी उत्तर पुस्तिका में इसे नोट करेंगे तथा ध्यान रखिए कि सबसे पहले आप रूपरेखा, प्रस्तावना, उसके बाद हेडिंग और लास्ट में आपकी हेडिंग आएगी उपसंहार। ऐसे ही आपको मेरा भारत महान नामक जो टॉपिक है इस पर भी आपको निबंध लिखना है कि आपका भारत देश जो है वो महान किस प्रकार से है। तो उसमें भी सबसे पहले आपकी रूपरेखा, प्रस्तावना, फिर महानता के कारण, भारत में भारतीय विविधता में भी एकता, इस प्रकार से हेडिंग डालते हुए अंतिम हेडिंग आपकी उपसंहार होगी। तो बच्चों ध्यान रखें कि आप सभी को ये जो टॉपिक मैंने बताया है मेरा भारत देश महान, इस पे निबंध लेखन करना है तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी निबंध लिखना है, क्योंकि इन्हीं दोनों के अंतर्गत से ही आपका जो है निबंध आएगा। इनमें से किसी एक पर आपको निबंध लिखना होगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है कहानी लेखन।
अगला जो आपका टॉपिक है वो है कहानी लेखन। 21 चैप्टर है आपका, पार्ट 21 और इसमें है कहानी लेखन। कहानी लेखन में बच्चों आपने टर्म फर्स्ट तक पढ़ लिया था। टर्म सेकंड में जो कहानियां आपकी आनी है उनमें से आपको किसी एक पर लिखना है। सबसे पहला है सारस और लोमड़ी। इसमें आएंगी एक आपकी सारस और लोमड़ी, और दूसरी जो कहानी है आपकी, दूसरी कहानी है बिल्ली और बंदर। बिल्ली और बंदर, इन दोनों पर ही आपको कहानी तैयार करनी है। इनमें से ही एक आप लिखेंगे। तो सबसे पहले सारस और लोमड़ी की कहानी हम सुनते हैं। किसी जंगल में एक सारस और लोमड़ी रहते थे। धीरे धीरे दोनों मित्र बन गए। लोमड़ी बहुत चालाक थी, लेकिन सारस बहुत सीधा था। एक दिन लोमड़ी ने सारस से कहा, मित्र, कल तुम हमारे घर पर भोजन करो। सारस ने सहज उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। अगले दिन सारस लोमड़ी के घर भोजन के करने आया। लोमड़ी ने खीर बनाई थी और उसे दो थालियों में परोसा। दोनों मित्र खीर खाने बैठे। लोमड़ी थोड़ी ही देर में खीर चट कर गई, परंतु बेचारा सारस अपनी चोंच से खीर खा ना सका और भूखा ही रह गया। सारस ने मन ही मन ठाना कि लोमड़ी को भी अपने घर में मैं निमंत्रण पे बुलाऊंगा और इस अपमान का बदला लूंगा। कुछ दिनों के बाद सारस ने लोमड़ी से कहा, बहन, कल तुम हमारे घर खाने पर आना। लोमड़ी ने खुशी खुशी हामी भर दी और अगले दिन उसके घर पहुंच गई। सारस ने खीर बनाई और लंबी गर्दन वाले 2 बर्तनों में परोसी। सारस अपनी लंबी चोंच से खीर साफ कर गया, मगर लोमड़ी ना खा सकी और भूखी रह गई। वह अपने पिछले व्यवहार पर लज्जित हुई। तो बच्चों, इससे क्या शिक्षा मिलती है? जैसी करनी वैसी भरनी। अर्थात हमें किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आज हम किसी का अपमान करते हैं, किसी के साथ हम छल करते हैं, तो समय सदैव एक सा नहीं रहता। वो पलट के दोबारा बार करता जरूर है, तो उसका परिणाम कैसा हुआ? बुरा हुआ। अर्थात हमें लोमड़ी की तरह कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, इस प्रकार से आपकी ये कहानी पूर्ण होती है। आशा करती हूँ ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और इसे आप स्मरण भी करेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। आप सभी का दिन मंगलमय हो।